अल्फा बीटा गामा डीके, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बात आपने इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहा है वो रहा है कि अगर एक सुन इधर, मैं एक एटम ले रहा हूं एक्स, वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। क्या मतलब है इसका? क्या? एक एटम है एक्स, ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप न्यूक्लियस से अल्फा और बीटा एंड गामा एमिट कर रहा है। नो, क्या इसको पड़ी थी कि अल्फा और बीटा एंड गामा एमिट करता है? इसके न्यूक्लियस में कुछ अनस्टेबिलिटी रही होगी, वो अनस्टेबिलिटी कारण ये ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात है कि बड़े साइज का ही न्यूक्लियस हमेशा अल्फा एमिट करेगा, छोटे साइज का, ये बात मैंडेटरी है कि जो अल्फा एमिट करेगा वो बड़े साइज का न्यूक्लियस होगा। बीटा डीके का रिलेशन न्यूक्लियस के साइज से नहीं है। बड़े साइज के एटम, बड़े साइज के न्यूक्लियस और छोटे साइज के और मिड साइज के न्यूक्लियस, सारे साइज के न्यूक्लियस बीटा डीके करते हैं। और गामा डीके कब होता है? गामा डीके का न्यूक्लियस के साइज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कुछ चेंज होता है, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंटिन्यूअसली कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं पार्टिकल्स, उसकी वजह से कोई एनर्जी एमिट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर एक्स रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, मैंने एक्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, अगर मैं एक्स को ऑक्सीडाइज करता हूं तो इसके रेडियो एक्टिविटी में, इसके रेडियो एक्टिविटी में कोई चेंज आएगा, ट्रू या फॉल्स? एक्स रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, मैंने एक्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसके रेडियो एक्टिविटी में कोई चेंज आएगा, ट्रू है या फॉल्स है? एन एटम was undergoing some radioactive disintegration, the atom was oxidized, what change do you expect in radioactivity? चलो रिड्यूस कर दिया एक्स को, रेडियो एक्टिविटी में कोई चेंज आएगा, ट्रू या फॉल्स? रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस से होने वाला फेनोमेनन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन शायद आप भूल गए थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज एक्सेप्टेंस एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो वैलेंस शेल में होता है, उससे रेडियो एक्टिविटी को लेना देना, उससे कोई रेडियो एक्टिविटी को लेना देना नहीं है। तो अगर मैं किसी एटम को ऑक्सीडाइज करता हूँ या उसको रिड्यूस कर देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट चेंजेस। और इससे ये बात कंफर्म हो गई कि ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियस से हो रहा है, इसका बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी हुई क्यों? अगर मेरे पास मास नंबर है, मास नंबर है 25, कभी तुम लोगों ने पूछा नहीं और हम लोगों ने बताया नहीं। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक मेरे पास एक वैल्यू है, मास नंबर 25। अच्छा, मास नंबर 25 मतलब ये आपको पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका वैल्यू कितना है? 25। एंड ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि n प्लस पी का वैल्यू जब 25 है, बोलो तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का प्रोबेबल नंबर क्या होगा अगर मास नंबर 25 है? तो हाँ, ये यही यही सवाल कि क्यों 12 और 13? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 24 है? हो सकता था ना? या फिर न्यूट्रॉन 24 है और प्रोटॉन 1 है? ये हमेशा ऐसा ही क्यों रहेगा? ये क्वेश्चन समझे? मतलब कुछ तो बात है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर में, वो हमेशा एक रेशियो मेंटेन करते हैं। ये एब्सर्ड रेशियो है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक रेशियो मेंटेन करते हैं जिससे न्यूक्लियस में एक स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसा क्यों है? देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस। चार फंडामेंटल फोर्स यूनिवर्स में, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना इसमें एक खास बात है, ये वेरी वेरी शॉर्ट रेंज, ये वेरी वेरी शॉर्ट रेंज एक्टिंग है। एक फर्मीमीटर, एक फर्मीमीटर से लेकर 2.5 फर्मीमीटर, बस इसी रेंज में ही एक्ट करता है। ये न्यूक्लियस के साइज को मापने का यूनिट है। एटम्स के साइज को हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 में, और न्यूक्लियस के साइज को मापते हैं फर्मीमीटर में। न्यूक्लियर फोर्स की एक खास बात है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। बस इसकी एक बात है, ये बहुत शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है, 1 फर्मीमीटर से शुरू करके, इससे कम भी नहीं। 0.8 फर्मीमीटर बोलोगे तो नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। एक स्प्रिंग जैसे सोच सकते हो ना, एक स्प्रिंग बहुत खींचा, अच्छा मैं उसको खींच रहा हूं, तो वो आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करता है। एक स्प्रिंग को पुल करो और वो आपस में अपने आप को पुल बैक करने की बहुत ताकत दिखाता है। तुम उसको ऐसे कंप्रेस करो और फिर वो अपने आप अपने स्टेट को पाने के लिए कोशिश करता है, पर एक टाइम के बाद उसकी इलास्टिसिटी खराब हो जाती है, उसका पावर खराब हो जाता है। तुम एक स्प्रिंग को सर्टेन रेंज के बाद खींच दो और फिर वो अपने आप को पुल बैक नहीं करेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स की खास बात, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली एक्टिंग, बट दे एक्ट ऑन ए वेरी स्ट्रांग, ऑन ए वेरी शॉर्ट रेंज। ना इससे क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हम तब करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स वो ग्लू है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को बांध के रखता है। ये ग्लूइंग फोर्स है, ये न्यूट्रॉन्स और ये नहीं देखता कि न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदरली बांध के रखता है। और न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज है क्या? नहीं। प्रोटॉन्स का चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दो प्रोटॉन को अगर मैं पास पास लेके आऊं, एक्चुअल डेटा ये कहता है कि अगर दो प्रोटॉन को पास लेके आते हैं तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन होगा। अगर दो प्रोटॉन को मैं पास में लेके आता हूं, इनका चार्ज मुझे पता है, ये दो प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल। इनका रिपल्शन का वैल्यू कितना होगा, सारे वैल्यू जब बैठा दिए, सारे वैल्यू जब बैठा दिया मैं, E² बाय R, छोड़ो। अच्छा, ये सारे वैल्यू बैठा दिया तो इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन का वैल्यू आया वो एग्जैक्टली आया 230 न्यूटन। दो प्रोटॉन आपस में इतने फोर्स से रिपेल करते अगर उनको पास रखोगे, तो फिर हाउ कम इतने सारे प्रोटॉन, अगर मैं न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन को भी पास रख दूं तो उनमें 230 न्यूटन का रिपल्शन होगा। फिर इतने सारे प्रोटॉन एक साथ कैसे, फिर इतने सारे प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस में कैसे? ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, इट एक्ट्स एज अ, इट एक्ट्स एज ए ग्लूइंग फोर्स। ये सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ग्लू करके रखते हैं। मतलब न्यूक्लियस में कितने तरह के फोर्स चल रहे हैं, दो तरह। ये जो फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इसको हम नाम देते हैं कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि चार्ज की बात करो ना मैं, कूलम, ये कूलम्बिक फोर्स है। ये कैसा नेचर रखता है, रिपल्सिव। और ये कैसा हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये रिपल्सिव हो गया और ये अट्रैक्टिव। अच्छा, अब मानो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन भरती गई, सिर्फ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियस में तुम्हारे पास कितना था, मास नंबर 25, और इसको तुमने कैसे अरेंज किया, न्यूट्रॉन 1 और प्रोटॉन 24। दो प्रोटॉन में रिपल्शन कितना है, 230। तो इतने सारे प्रोटॉन अगर मैं रखूंगा तो न्यूक्लियस कभी बनेगा ही नहीं, मतलब एब्सर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं होंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर देता, न्यूट्रॉन 24 और प्रोटॉन 1, इससे क्या होता, इससे क्या होता, फिर साइज बढ़ता, साइज बढ़ता। अच्छा, और ये जो, मानो एक न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है, उसमें खूब सारे प्रोटॉन्स और खूब सारे न्यूट्रॉन्स हैं, पर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। देयर इज अ लार्ज साइज न्यूक्लियस,
उसमें ये सारे प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह से भरे पड़े हैं। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो ग्लूइंग फोर्स है, ये बहुत शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है ना, ये बहुत शॉर्ट रेंजिंग है ना। तो ये पूरे न्यूक्लियस में लोकलाइज्ड, यहां थोड़ा सा एक्ट करेगा, यहां थोड़ा सा एक्ट करेगा, यहां। क्वेश्चन क्या था? रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेना है। न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है कि पार्टिकल्स एमिट होते हैं, अल्फा और बीटा और गामा एमिट होता है। अल्फा एमिट हमेशा बड़े साइज के न्यूक्लियस से ही होगा, छोटे साइज का न्यूक्लियस अल्फा एमिट नहीं करेगा, कर नहीं सकता या करेगा नहीं, जो भी बोलो। बीटा एमिशन का न्यूक्लियस के साइज से कोई लेना देना नहीं है, छोटे साइज का, मीडियम साइज का, बड़े साइज का न्यूक्लियस सब एमिट करेगा। ये सिर्फ एनर्जी एमिशन, ये तीनों कब एमिट होंगे, इसके बाद हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा कि कौन से वाले न्यूक्लियस कब फ्यूजन होगा, किस कंडीशन पे होगा, कब फ्यूजन होगा, किस कंडीशन पे होगा। न्यूक्लियस के नेचर को समझ रहा था मैं। न्यूक्लियस के नेचर में मैंने देखा कि दो तरह के फोर्स काम करते हैं। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन्स में चार्ज पॉजिटिव होता है, दो प्रोटॉन्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को जब मैं पास लेके आता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनमें रिपल्शन होगा। मत बात करो। दोनों में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन एग्जैक्टली दो प्रोटॉन को अगर मैं पास लेके आता हूँ, इनमें डिस्टेंस 1 फर्मीमीटर का होता है। तुम लोगों ने ये पढ़ा था ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद आता है? F = G m1 m2 r²। एग्जैक्टली उसका कॉपीड इक्वेशन है ये। F = वो क्या था, G m1 m2 r²। अच्छा, इसको चेंज कर दो, ये फोर्स, ये जो G है ये कांस्टेंट था, यहाँ ये कांस्टेंट होता है, इसका कुछ वैल्यू होगा। इसको प्रोटॉन का चार्ज, इसको भी प्रोटॉन का चार्ज, मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, E+² बाय, इनमें जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात समझे? अच्छा, इसका चार्ज का वैल्यू लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही लिखो 1.6 × 10⁻⁹। इन दोनों का एक डिस्टेंस कितना है वो लिख दिया, इसका वैल्यू लिख दिया। तो ये वैल्यू आया जब ये दो प्रोटॉन 1 फर्मीमीटर में थे, जब ये दो प्रोटॉन 1 फर्मीमीटर डिस्टेंस में थे, चार्ज रख दिया, ये सारे वैल्यूज रख दिए, तो इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आया वो कितना आया? अच्छा, अब एक बात बोलो, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये प्रोटॉन को बाहर भेजना चाहेंगे, पास नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन न्यूक्लियस में सिर्फ दो प्रोटॉन में अगर इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो मेरे न्यूक्लियस में तो बहुत सारे प्रोटॉन, सोडियम में 11 प्रोटॉन है। सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11। मैग्नीशियम में 12। एल्यूमिनियम में 13। जो प्रोटॉन में फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना है, तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो फिर न्यूक्लियस तो कभी बनना नहीं चाहिए था। न्यूक्लियस कैसे बनता है, ये बात अंडरस्टूड हो गई कि कोई फोर्स है जो बाइंड भी करके रखता है, कोई फोर्स है जो बाइंड करके रखता है। व्हाट इज दैट फोर्स? उस फोर्स का उन्होंने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसकी एक कमी है कि ये बहुत शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है, छोटे से डिस्टेंस में एक्ट करता है, उसके बाद नहीं। अब मेरा अगर न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज का है, तो मेरे खूब सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पूरे न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अच्छा, ये जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये एवर इंक्रीजिंग है, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा ये बढ़ता रहेगा। ये दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ये एवर इंक्रीजिंग है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स, ये एक छोटे से रेंज में एक्ट करता है फिर खत्म, छोटे से रेंज में एक्ट करता है फिर खत्म। तो अगर मेरे न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है, इसमें भर भर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? ये तो छोटे से रेंज में एक्ट करता है, मतलब ये यहाँ एक्ट करेगा, यहाँ एक्ट करेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस में एक्ट करता रहेगा। पर रिपल्सिव फोर्स, वो तो पूरा न्यूक्लियस में एक्ट कर रहा है। ये बात समझे? अच्छा, ऐसे में न्यूक्लियस चाहेगा कि मेरी स्टेबिलिटी बढ़े, मेरी स्टेबिलिटी बढ़े। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? कौन है जो उसको ग्लू करके रख रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो लोकलाइज रीजन में एक्ट कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अलग अलग हिस्सों में एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस में अलग अलग हिस्सों में वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रख रहा है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया है, तो पूरे न्यूक्लियस को बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में न्यूक्लियस क्या चाहेगा? उसके साइज को छोटा करना। और वो छोटा कब करेगा? जब वो दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन को बाहर भेजता रहेगा। दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन अगर बाहर आ जाएंगे, तो न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। और कौन सा फोर्स डोमिनेट करने लग जाएगा?
नहीं समझे? न्यूक्लियस का साइज अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये ग्लूइंग फोर्स है ना, ये न्यूक्लियंस को बाइंड करेगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास, यू गर्ल्स एंड बॉयज आर फिल्ड विद क्लासेस। अब इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लोकलाइज्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरे में फैल के नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज में काम कर रहा है, तो वो ग्रुप्स में काम कर रहा है, पूरे को बाइंड नहीं कर पा रहा है। एक ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो उसको बाइंड कर लिया, क्योंकि उसका एक दायरा है, वो एक लिमिट तक, वो एक रेंज तक काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं। तो ऐसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को वो ग्रुप्स में बाइंड करके रखा है। लेकिन ये जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये तो एवर इंक्रीजिंग है ना। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया तो रिपल्शन फोर्स काम कर ही रहा है, पर न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो छोटे छोटे हिस्सों में काम कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस में क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी। अब वो क्या करना चाहेगा, अपने न्यूक्लियस का साइज छोटा करना चाहेगा, ताकि ये जो फोर्स ग्रुप में काम कर रहा था ये कलेक्टिव हो जाए, ये सब पास पास आके कलेक्टिवली काम करने लगे और न्यूक्लियस में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी। और ऐसा तब होगा जब न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा। और न्यूक्लियस का साइज छोटा कब हो सकता है, जब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकालेगा। कितने प्रोटॉन बाहर निकाल रहा है, दो, और कितने प्रोटॉन, अच्छा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। इसी को हमने नाम दिया था क्या, कौन सा पार्टिकल बाहर आ रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होता था, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ये कहानी समझ आई? तो अल्फा पार्टिकल ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से डीके में न्यूक्लियस का साइज चेंज हो जाता है, एंड दैट इज अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब एक सवाल ये था कि अगर मेरे पास मास नंबर 25 है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 24 है। ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, हो तो सकते थे, क्यों नहीं हुए। एक एम्पेरिकल इक्वेशन डिराइव किया हमने, और वो इक्वेशन कहता है, वो डेरिवेशन में नहीं जा रहा मैं, इसको मैं कह रहा हूं एन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या लिखते हैं, जेड। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो एन बाई जेड है, ये क्या लिखा है मैंने, रेशियो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो कितना होगा, ये समझा। इसका जो इक्वेशन आया, वो इक्वेशन आया 1 प्लस 0.0156 ए टू द पावर 2/3। ये रेशियो हमेशा मेंटेन करेगा सारे न्यूक्लियस। अगर ए का वैल्यू 25 रखोगे, एन बाई जेड 1 प्लस 0.0156 25 2/3, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इससे मुझे जेड और एन का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्या रखा है मैंने, मास नंबर 25 मास नंबर में, 25 मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, अच्छा ये जो पार्ट है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना, ये सारे वैल्यूज नोन है ना, और मैं एन को क्या लिख सकता हूं, एन प्लस जेड, ये क्या है ए, तो मैं एन को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस जेड, तो मैं इसको लिख दूंगा ए माइनस जेड बाय जेड, और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व कर लोगे, ए आपको पता है तो क्या आ जाएगा, जेड। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें नहीं। कोई भी न्यूक्लियस इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को ओबे करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इससे क्या होता है, इससे उसका जो कोलम्बिक फोर्स है, और इससे उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसमें एक बैलेंस बना रहता है, और न्यूक्लियस में क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी। और अगर ये नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, एन जेड नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, तो ही वो न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। अच्छा, अल्फा पार्ट, अल्फा डीके की बात समझ आ गई। अब बीटा में आते हैं। अब बीटा सबसे यूनिक था, इसमें कोई डाउट, लिख लो, क्या लिखोगे इसमें। अच्छा नेक्स्ट, अल्फा बड़े अल्फा बड़े साइज के न्यूक्लियस लिमिट करेगा, और बीटा को देखो, बोरॉन
12.5 और कार्बन 12.6। मैंने मास नंबर क्या लिया है, दोनों का मास नंबर क्या लिया है, सेम। अच्छा, मास नंबर सेम रखा है, लेकिन न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन सेम है क्या, सोच के बोलना। बोरॉन 12.5, कार्बन 12.6, मास नंबर सेम है। इज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस सेम इन बोथ द केसेस, नहीं। यहां कितने प्रोटॉन है, 5। कितने न्यूट्रॉन है, 7। यहां कितने प्रोटॉन है, 6। और कितने न्यूट्रॉन है, 6। यहां क्या होता है, बीटा पार्टिकल कैसे होता है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये एक फिक्स एनर्जी रखते हैं, इनके पास कुछ एनर्जी होगी, ये रैंडमली कोई भी एनर्जी वैल्यू नहीं रख सकते, सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो मैंने वो फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज लिख दिए, इसका कुछ एनर्जी वैल्यू होगा, इसका कुछ एनर्जी वैल्यू होगा, इसका कुछ एनर्जी वैल्यू होगा, कुछ भी होगा, लेकिन दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज। इसको मैं रख रहा हूं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, एंड लेट दिस बी न्यूट्रॉन। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 7। ये 7 न्यूट्रॉन। अच्छा, एक लेवल में दो ही पार्टिकल रख सकते, रूल है। ये दो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन, यहां दो, यहां दो, लेकिन मेरे पास कितना था, 7। एक यहां आ गया। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितने, 5। ये एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। मेरे पास 12 मास नंबर का, मास नंबर इज 12 एंड दिस इज वन कॉम्बिनेशन, दिस वन कॉम्बिनेशन। अच्छा, मेरे पास 12 मास नंबर का एक और कॉम्बिनेशन, ये एक, दो, 6 न्यूट्रॉन है मेरे पास, 3, 4, 5, 6, और प्रोटॉन भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे बताइए नेट एनर्जी किसके पास ज्यादा है, 12 मास नंबर का, सेम मास नंबर का ये वाला कॉम्बिनेशन, और सेम मास नंबर का ये वाला कॉम्बिनेशन, किसके पास नेट एनर्जी ज्यादा है, सोच के बोलो। तुम इधर जा रही हो, एनर्जी बढ़ रहा है, इसको मैंने नीचे रखा है, मतलब इसकी एनर्जी कम है, फिर तुम ऊपर गई एनर्जी ज्यादा है, फिर ऊपर गई एनर्जी ज्यादा है, फिर ऊपर गई एनर्जी ज्यादा है। नेट एनर्जी फॉर द सेम मास नंबर कौन से कॉम्बिनेशन के लिए ज्यादा है, ये वाला एनर्जी लेवल का वैल्यू बड़ा है। अच्छा, इसने हायर एनर्जी को ऑक्यूपाई किया, जबकि लोअर एनर्जी का एक वाला हिस्सा अभी भी खाली है, इसकी नेट एनर्जी, इसकी नेट एनर्जी ज्यादा है, इसकी नेट एनर्जी कम है, जबकि दोनों का मास नंबर सेम है। मतलब सेम मास नंबर में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में, एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसकी नेट एनर्जी कम होगी, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसकी नेट एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये चाहता है इसके जैसा बनना, तो व्हाट सैक्रिफाइस जो इसको करना पड़ेगा, ये चाहता है इसके जैसा स्टेबल बनना, इसके पास लेस एनर्जी है, ये लेस एनर्जी मोर स्टेबल, हाई एनर्जी लेस स्टेबल। बताइए इसकी तरह कैसे बन सकता है, इस न्यूट्रॉन को, इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है, पर यहां कौन आ सकते हैं, प्रोटॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन। मतलब एक न्यूट्रॉन को किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, एक प्रोटॉन में। अब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो इसका मास होगा, इसका मास होगा, प्रोटॉन का मास अच्छा खासा होता है, इसका चार्ज होगा, इसका चार्ज होगा, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो ये यहां आ जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन वो तो नहीं हुआ ना, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में, ये कंजर्व है, मास कंजर्व है, तो मैं यहां लिखा ई, या यहां मैं एक लिखा पार्टिकल बीटा, अल्फा मैं पहले लिख चुका हूं। ये वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आया तो ये जीरो होगा, मतलब एक ऐसा पार्टिकल एमिट होगा जिसका मास नहीं है लेकिन चार्ज
ये क्या था 0, ये क्या हो गया +1, तो ये क्या होगा माइनस, ये -1। अच्छा एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास नहीं है लेकिन चार्ज 1 माइनस है, ये किसके बराबर है, दिस पार्टिकल रिजेंबल्स इलेक्ट्रॉन। ये समझे, ये समझ आया। इसमें ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसकी कुछ एनर्जी थी और इन दोनों की कुछ एनर्जी थी, इसका कुछ मोमेंटम था और इन दोनों का कुछ मोमेंटम था। जब मैंने एनर्जी और मोमेंटम को चेक किया तो वो कंजर्व नहीं हुआ, वो वायलेट हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हुआ, इट वॉज वायलेटेड। और शेयर लेवल में नेक्स्ट लेवल में वायलेशन हुआ। पर मेरा दिल जानता है कि एनर्जी वायलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन वायलेशन नहीं हो सकता। तो फिर एक हाइपोथेसिस आई और उस हाइपोथेसिस में ये माना गया कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या फिर उल्टा, जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या फिर उल्टा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो एक पार्टिकल है जो इन्वॉल्व होगा, एंड दैट पार्टिकल वाज नोन एज न्यूट्रिनो। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो पार्टिकल बाहर आएगा दैट पार्टिकल इज नेम एज एंटी न्यूट्रिनो। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा पार्टिकल बाहर आ रहा है, बीटा। जब बीटा बाहर आएगा तो ये होगा एंटी न्यूट्रिनो, निकलेगा ही निकलेगा बाहर। ये क्यों निकलेगा, इसको इक्वेशन में लिखोगे। इसी ने एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का कंजर्वेशन को एक्सप्लेन किया था कि वो कंजर्व रहते हैं, ये कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये समझा। तो जब भी बीटा डी के लिखोगे, अच्छा एक बात और सुन, बीटा डी के में हमने क्या लिखा था, जब बीटा डी के होता है मास नंबर रिमेन्स सेम। अच्छा ये मास नंबर सेम है ना, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, क्योंकि न्यूट्रॉन ये 12 है, ये भी क्या है 12, लेकिन एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोटॉन में। तो ये प्रोटॉन कितना था 5 और ये कितना है 6, इसलिए हमने लिखा था मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। कोई डाउट है इसमें, ये कौन सा डीके हुआ, बीटा। इसको लिख लो, इसको नोट कर लो। व्हेन देयर इज बीटा डीके, मास नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर, number of protons increases by 1, it is due to internal conversion of neutron to proton, where there is emission of a beta particle along with anti-neutrino for conservation of energy and momentum, for conservation of energy and momentum. Unlike alpha decay, beta decay has nothing to do with size of nucleus. Alpha decay takes place in bigger nucleus. Hey, guy, gamma emission, gamma radiation,
मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस न्यूक्लियस के पास थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो एनर्जी वो इमिट कर देता है। मास नंबर एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, कोई पार्टिकल डीके, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर आना, नथिंग। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने बात की ना कि हायर एनर्जी रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, अगर थोड़ी सी एनर्जी लॉस करने से स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वो एनर्जी लॉस कर देगा। यही गामा एमिशन है। अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लाइन क्या बता रही है? थियोरिटिकल। ओए, ये लाइन थियोरिटिकल है। इसका क्या मतलब है ना, यहां तुमने एक न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है वो नंबर रखा, और उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वो रखा, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। मैंने कोशिश की है कि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री है, तो ये भी 45। अच्छा, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे? सेम। रेशियो क्या रहेगा? 1:1। ये थियोरिटिकल, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़े, मानो सारे एटम्स जितने भी न्यूक्लियस है, सबके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुमने रख दिए, और सब में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो तुमने रख दिए। पानी पी लो, सुनो इधर ध्यान से। सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुमने रख दिए, और ये सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुमने रखे। ये थियोरेटिकल, एकदम थियोरेटिकल कि ये रेशियो 1:1 रहेगा। एक्चुअली में क्या आया? एक्चुअली में रेशियो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, यहां तक, मतलब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम थे, ये लाइन कंबाइन हो रही है, ये लाइन साथ साथ चल रही है, उसके बाद ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आ गई। तुम लोगों में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ होगा? अच्छा, एक फिक्स्ड एक फिक्स्ड मास नंबर है मेरे पास, और उस फिक्स्ड मास नंबर के लिए जो पाथ मैंने पहले कही थी ना कि 25 होगा तो रेशियो क्या होगा, मेरे पास एक फिक्स्ड मास नंबर है, और उसके लिए सबसे आइडियल क्या हो सकता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1:1 है, मतलब ये वाली लाइन। पर एक्चुअली में लाइन थोड़ी ऊपर चली। ये बताइए, नीचे जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है तो ये दोनों कोइंसाइड हो गई, यही होना चाहिए था। ये आइडियल बात है कि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल हो। दिस इज आइडियल फॉर लोअर एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, ये लाइन ऊपर चली गई, इसके ऊपर। ऊपर चले जाने का मतलब, फॉर द सेम मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अगर तुम इसके ऊपर हो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, और अगर इसके नीचे हो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। नहीं समझे ना? इफ योर लाइन, ये जो कर्व है ये इसके ऊपर है ना, अगर तुम इसके ऊपर रहते हो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, और अगर इसके नीचे रहते हो तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। ये तो थ्योरेटिकल, इसको भूल जाओ। एक्चुअली जितने न्यूक्लियस हमारे पास अवेलेबल है, सबकी लाइन मैंने बनाई तो ये लाइन ऐसी आई। अच्छा, एक रीजन होगा ये वाला। एक रीजन होगा ये वाला। अब देख, इस रीजन में अगर कोई भी न्यूक्लियस है, इस रीजन में प्रैक्टिकल बात क्या है? दिस इज द सपोज्ड, दिस लाइन में जो भी न्यूक्लियस आ रहे हैं ये सारे स्टेबल है। इस लाइन में ये फॉर ऑल अवेलेबल न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल लाइन है। जितने भी न्यूक्लियस मेरे पास अवेलेबल थे उसमें एक्सपेरिमेंटली एनजेड का वैल्यू मैंने रख दिया, ये एन, ये जेड। नाउ टेल मी, अगर सेम मास नंबर के लिए
सेम मास नंबर के लिए एक कॉम्पोजिशन ऐसा है जो यहां पर आ रहा है, सेम मास नंबर वही है, और उसके न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन, मतलब उसका एन और जेड का वैल्यू यहां पर आ रहा है, यहां पर ये डॉट, ये क्रॉस लाइन में, क्रॉस रीजन में। तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस वो एनजेड के ऊपर चला गया ना, ये न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कर्व है एक्चुअली। और उसी मास नंबर का तुमने एक न्यूक्लियस लिया, उसी मास नंबर का, सेम मास नंबर का तुमने एक न्यूक्लियस लिया जिसका कॉम्पोजिशन, जिसका एन वैल्यू और जेड वैल्यू यहां पर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से, ये लाइन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए, तो वो स्टेबल होगा। फॉर द सेम मास नंबर तुमने कॉम्पोजिशन लिया जिसका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर यहां पे लाई कर रहा है, इस किसी क्रॉस रीजन में, मतलब उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, तो वो क्या इमिट करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बीटा इमिट करेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नहीं समझी ना, ये लाइन में, ए, बस ये लास्ट थोड़ी समझने वाली चीज बता रहा हूं, इस लाइन में अगर कोई डॉट है तो ये उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए और ये उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो स्टेबल होगा। ये स्टेबल लाइन, सेम मास नंबर के लिए तुमने एक कॉम्पोजिशन लिखा जो यहां पर आ रहा है, यहां पर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। वही जो तुम्हें बताया ना, 12B5 और 12C6, ये जो बताया ना तुम्हें, वैसे ही कुछ मान लो, सेम मास नंबर के लिए ये कॉम्पोजिशन था और ये कॉम्पोजिशन। तो सेम मास नंबर के लिए अगर कोई एटम यहां आ रहा है, ऊपर चला गया, मतलब उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो वो क्या एमिट करेगा, बीटा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये लाइन मैंने, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के वैल्यूज और ये रहे मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वैल्यूज, ये ग्राफ लेके मैं बाहर टेबल में बैठ गया। अब तुम मेरे पास आओ कि सर ये न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर ये है, इस मास नंबर का अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये रखूं, तो क्या वो स्टेबल होगा, तो मैं चेक करके तुम्हें बता सकता हूँ ना वो स्टेबल होगा कि नहीं। अगर वो इस लाइन में आ रहा है तो वो स्टेबल है, और अगर वो नहीं आ रहा तो वो अनस्टेबल है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि वो बीटा एमिशन करेगा। अच्छा, हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्फा बीटा गामा है, और भी एमिशन होते हैं, तो हम उसकी भी बात कर सकते हैं कि ये वाला एमिट कर देगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। अब आपको समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, न्यूक्लियस में सम सॉर्ट ऑफ अनस्टेबिलिटी आ गई है। अब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कभी अल्फा एमिट कर रहा है, कभी बीटा एमिट कर रहा है, कभी पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऐसे वो अलग अलग करता रहता है। यही है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो मैंने लिखे थे अल्फा बीटा गामा, और फिर क्या लिखा था मैंने, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब वहां जा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा अब बोलो, कोई एटम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसके लिए सबसे सटीक डेटा क्या रहेगा, ये ग्राफ ना, ये ग्राफ ना। अच्छा इसको मैंने क्या बोला, एन, एन और जेड, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन बाय पी रेशियो और एन बाय जेड रेशियो कैन प्रेडिक्ट अबाउट स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। ऑफ एनी गिवन न्यूक्लियस, क्लियर। अब एक छोटी सी बात रह गई, जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा तो ये ग्राफ इससे ऊपर चला गया, पर जब मैं हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ गया तो ये ग्राफ बहुत ऊपर क्यों चला गया, ये सेपरेशन आ रहा है। पहले तो ये साथ में था, फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों चला गया। अच्छा, और ऊपर ले जाता तो और ऊपर चला जाता, ये ऊपर ही क्यों गया, नीचे आ जाता।
ऊपर ही क्यों गया? जैसे जैसे हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये कैसा है? रिपल्सिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए मतलब रिपल्शन बढ़ रहा है। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे तो रिपल्शन बढ़ रहा है ना। कि न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा? न्यूट्रॉन्स। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से थोड़े ज्यादा होने पड़ेंगे, ताकि न्यूक्लियस को बाइंड करके रख सके। इसीलिए तुमने देखा है कि जो हमारे छोटे वाले एटम्स है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर 1:1 रेशियो में चलता है ना। कार्बन क्या 12, 6, मतलब 6 6। और फिर जब हम हायर की तरफ जाते हैं रेडियो, अब ये तुम्हें बोलना पड़ा, रेडियो आइसोटोप क्या होता है? मतलब नहीं पूछना चाहिए तुम्हें इतना अच्छा क्वेश्चन। ये क्या होगा शॉर्टकट? 1:1 रेशियो। अच्छा ये, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? 7। ये क्या है? एक स्टेबल आइसोटोप। ये इसका आइसोटोप है, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा क्योंकि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया है, ये ऊपर वाले आगे रीजन में आ गया ना। ये क्या एमिट करेगा? ये बीटा एमिट कर सकता है। इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई ना। अच्छा, तो इनको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप। इस पे मैं आ रहा था, तुम पहले आ गए। और एक बात क्या रह गई, हाँ, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो ये लाइन ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, कोलम्बिक फोर्स बढ़ता ही जाता है, रिपल्शन बढ़ता ही जाता है, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिल सके, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने होंगे। क्योंकि न्यूट्रॉन्स बढ़ने से न्यूट्रॉन्स ये नहीं देखता कि बगल में न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है, वो तो बस सबको बाइंड कर लेता है, इसलिए ये नंबर और ऊपर चला गया। हाँ, अब एक छोटा सा ग्राफ और इसको बना लो। ये ये वाला रीजन अनस्टेबिलिटी का है, और ये वाला रीजन भी अनस्टेबिलिटी का है, और ये वाले रीजन में बीटा एमिशन होता है 1n0। ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा 1p+1 इलेक्ट्रॉन, 0 - 1 प्लस एंटी न्यूट्रन, यहां वो होता है। ड्यूटेरियम कॉम्पोजिशन क्या है? H12। ऑक्सीजन 16 8। बिस्मथ 83 209। मैंने ड्यूटेरियम क्यों लिया जानबूझकर? ड्यूटेरियम मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम मतलब एक प्रोटॉन और एक, ये सबसे सिंपल केस है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, होगा। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगी। अच्छा, इस एक न्यूट्रॉन को और एक प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए जो फोर्स था उसको मैं लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी इसको बाइंड करके रखी है? एंड दैट वैल्यू वाज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे एक बात बताइए, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखने वाली एनर्जी। अगर तुम 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे देते हो तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसमें कितने प्रोटॉन है? एक। कितने न्यूट्रॉन है? एक। इसको बाइंड करके रखने वाली एनर्जी कितनी है? 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी तुम इसको दे देते हो तो ड्यूटेरियम का एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, दैट एनर्जी वाज 127.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और भी ज्यादा है, तो इसको कितनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ी मुझे, 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, मोर एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, ताकि इसके सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग हो सके, ऑब्वियस है, होना ही चाहिए। पर मैं इसको कंपेयर कैसे किया देखो, अब मैंने क्या किया, बीई बीई बाय ए, बोलो तो ये क्या है, ऊपर क्या है बाइंडिंग एनर्जी, नीचे क्या है मास नंबर। मैं इसको बोल सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए एनर्जी कितनी है, इतनी, सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए एनर्जी का वैल्यू क्या है ये, और इसको मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2.2 ये हो जाएगा 127.6 बाय 16, और ये हो जाएगा 1640 बाय 209, ये वैल्यू आएगा 1.1। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यह है 7.9, यह है 7.8। ए मत बात कर, ओए बोलो व्हाट इज द रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन, वही कहानी जो मैं शुरू से बोलता रहा हूं वो आ गई। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़े और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही थी, फिर एकदम से कम हो गई। 82 के बाद एटॉमिक नंबर 82 के बाद न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा, इससे पर न्यूक्लियॉन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होने लग जाती है, देखो ये 7.9 था, फिर मैंने एकदम से बढ़ाया, ये मैंने जानबूझ के लिखा है बिस्मत 83, इसके पहले कौन है लेड, इसके पहले कौन है लेड 82, जैसे 83 आ गया न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, और साइज बड़ा हो गया मतलब जो बाइंडिंग फोर्स था वो छोटे छोटे रीजन में एक्ट कर रहा है, साइज बड़ा हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई कम, अब ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा अनस्टेबल, अब ये क्या शो करने लग जाएगा रेडियो एक्टिविटी, ये बात समझ आई। अच्छा लेड के बाद जितने भी एटम्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगती है, एंड दे ऑल शोस रेडियो एक्टिविटी, ये क्या था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब मैंने क्या किया, यह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यह है मास नंबर, ये ग्राफ बनाया, द लास्ट थिंग, ये वाला रीजन इस ग्राफ का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है ना। अच्छा ये कौन सा वैल्यू ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आया आयरन के लिए, और आयरन का मास नंबर कितना है 56। देखो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की है, हैविंग मास नंबर 56। जितना आप इधर रहेंगे इस रीजन में, यहां मास नंबर क्या है, ये कौन सा एक्सिस है मास नंबर का, जितना आप यहां रहेंगे वहां मास नंबर क्या रहेगा कम, और जितना इधर आओगे वहां मास नंबर ज्यादा होगा। अच्छा मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब मास नंबर, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन, हाँ मेरे पास एक एटम है, मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसका मास नंबर 1 है। अच्छा मास नंबर जब एकदम कम है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी, मास नंबर जब एकदम कम है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम था और मेरे पास एक और हाइड्रोजन एटम, मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम थे, इन दोनों को मैं अलग अलग रखे रखा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ये अलग है ये अलग है, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ये अलग हाइड्रोजन एटम है, इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है कम है। अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं
तो जो भी बनेगा वो एक बड़ा न्यूक्लियस रखेगा, जो भी बनेगा वो एक बड़ा न्यूक्लियस रखेगा, बड़ा न्यूक्लियस रखेगा मतलब मास नंबर बढ़ेगा, और मास नंबर बढ़ेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो जो भी छोटे साइज के एटम होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेट फ्यूज्ड। द स्मॉलर साइज एटम विल हैव टेंडेंसी टू गेट फ्यूज्ड सो दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। ऐसे वाले रिएक्शन को हम क्या नाम बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, जैसे ही फ्यूज होगा एक बड़े साइज का न्यूक्लियस बनेगा, इसको हाइड्रोजन नहीं लिख रहा मैं लिख रहा हूं कोई भी दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाएगी, और इससे न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ेगा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ेगा। अच्छा मुझे बताइए, इसमें एनर्जी, जब ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? अगर आप ये बता सकते हैं तो ये बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, जब बड़ा न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? एक बड़ा न्यूक्लियस बनते एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? शाबाश, एनर्जी रिलीज होगी। इस न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी क्या है, कम। इस न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी क्या है, कम। ये स्टेबिलिटी के लिए बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है ना, ये बड़ा न्यूक्लियस बना है मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। अच्छा, स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी के साथ कैसे है, उल्टा। एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हुई है तो एनर्जी क्या होगी, कम। तो बाकी एनर्जी कहां गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां क्या हो जाएगा, एनर्जी, अरे यहां क्या होगा, एनर्जी रिलीज। हमारे जितने भी स्टार्स हैं सब में यही तो चल रहा है, सन में। अच्छा, सन जैसे छोटे से स्टार में ये हाइड्रो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चल रही है। सन छोटा स्टार है, आपको पता है। सन में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चल रही है, प्रोटॉन्स आपस में कंटिन्यूसली फ्यूज होते जा रहे हैं। रिएक्शन लिखूंगा अभी मैं। और मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है जो हम अर्थ तक आ रही है, कंटिन्यूसली आती जा रही है। अच्छा, मैंने क्या कहा, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, फ्यूजन रिएक्शन तो हो रहा है उसमें, लेकिन सन में साइकिल क्या चल रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अगर ये साइकिल ना होती तो एक तो समय आता ना जब सन के सारे प्रोटॉन्स फ्यूज हो चुके होते और कोलैप्स कर जाता, अर्थ में एनर्जी नहीं आती, तो एक साइकिल के फॉर्म में चल रहा है, ये चलता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ना सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन क्यों होता है, इस वजह से। अच्छा, फ्यूजन रिएक्शन कौन करेगा, जिसका एटॉमिक, जिसका मास नंबर 56 से कम, वो चाहेगा मेरा मास नंबर किसके करीब जाए, 56 के करीब। क्योंकि अगर वो फ्यूज होता है तो उसका मास नंबर बढ़ेगा, वो किसके करीब आएगा, 56 के करीब, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज्यादा। ये बात समझे, ये बात समझे। एक एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तुम लोग के एग्जाम में, कि फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। फ्यूजन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि मैं अपने रूम में बैठ के फ्यूजन रिएक्शन करा रहा हूँ, फ्यूजन करा सकता हूँ, फ्यूजन कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बोलो क्यों? अरे तुम लोग इतने इनोसेंट हो। अभी बताया ना, दो प्रोटॉन को अगर हम फ्यूज कराते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होता है, 230 न्यूटन का। दो प्रोटॉन को अगर आप पास लेके आना चाहते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से उसमें बहुत रिपल्शन होता है। तो अगर आप बहुत सारे प्रोटॉन्स को फ्यूज करा करा के बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो जो फ्यूजन रिएक्शन है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में नहीं होता है, वो सन के न्यूक्लियस, सन के कोर में होता है। फ्यूजन रिएक्शन कभी भी लैबोरेटरी कंडीशंस में नहीं करा सकते, वो सन के कोर में हो रहा है। अब आते हैं फ्यूजन में, नहीं फ्यूजन तो हो गया, फिशन नहीं। अब मानो मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस मतलब इसका मास नंबर ज्यादा है, यहाँ पर है, और मास नंबर ज्यादा होने से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई। अच्छा, ये क्या चाहेगा, टूट के
ये जाएगा टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे। अगर ये टूट के छोटा न्यूक्लियस बनाता है तो मास नंबर क्या होगा, कम। जितना तुम पीछे आओगे उतना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा। तो जो बड़े साइज के न्यूक्लियस होते हैं वो क्या रिएक्शन करेंगे, फिशन। और जो छोटे साइज के न्यूक्लियस है वो क्या रिएक्शन करेंगे, फ्यूजन। अच्छा, फिशन और फ्यूजन में कौन सा रूम टेम्परेचर में हो जाएगा, फिशन। किसको सन में कराना पड़ेगा, फ्यूजन। ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है, फ्यूजन। कम एनर्जी रिलीज होती है, फिशन। बस एक सवाल बाकी रह गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है, वो सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स की एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बुक में आपके क्लास 10 के बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास और लगेगा रेडियो एक्टिविटी।